प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। आज के वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्वेश्चन में हमें एक चीज दे दिया कि एक प्राकृत संख्या है। क्या है बाबू? प्राकृत संख्या। और इस संख्या को क्या मान लिया है? प्राकृत संख्या जो है वह स्मॉल n है। ठीक है, प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n। अब यहाँ पे एक संख्या दे दिया, यहाँ पे एक संख्या क्या दे दिया हमें? 6 के पावर n। कभी ये खत्म हो सकता है कि नहीं जीरो पे, ये चीज हमें साबित जांच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। 6 का पावर n, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तो हमें n का मान दे दिया कि 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके। क्यों? क्योंकि n जो है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या है तो उसका वैल्यू 1 2 3 4 होगा ही। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 6 का पावर n, तो ये हो गया हमारा 6 का पावर n। 6 का पावर n की बात करेंगे तो पहले 6 का पावर 1, जब 6 का पावर 1 निकालेंगे तो आएगा हमारा 6। पुनः हम 6 का पावर 2 निकालेंगे, पावर हम 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 36। फिर 6 का पावर 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 260। ऐसे करके यह बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब भी हम पावर को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हर स्थिति में कहाँ पे समाप्त हो रहा है? वह संख्या 6 पे समाप्त हो रहा है। तो हमें जांच करके दिखाना है कि वह 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो 0 पे समाप्त कोई संख्या कब होता है? जैसे मान लीजिए कि 30 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, ये सब क्या है? 0 पे समाप्त हो रहा है। तो 60 कब आया होगा? तो 3 गुणे 10, सॉरी 30 आया होगा 3 गुणे 10। 60 कब आया होगा? तो 6 गुणे 10। और ये 80 कब आया होगा? तो 8 गुणे 10। हर स्थिति में हम पा रहे हैं कि 10 आना चाहिए, और 10 जब आएगा उसी कंडीशन में जो होगा हमारा क्या हो पाएगा? उसका वह 0 पे समाप्त होगा। तो 10 कब आता है? तो 10 आता है 2 गुणे 10 कब आता है बाबू? 2 गुणे 5। अगर किसी संख्या का फैक्टर में 2 गुणे 5 आ गया, ठीक है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप का अगर आ गया तो वह 0 पे समाप्त होगा, अगर ऐसा नहीं है तो वह नहीं होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एक कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे? उस कंक्लूजन को क्या बोलेंगे? जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 निश्चित रूप से हो, वह संख्या 0 पे समाप्त होता है। इस स्टेटमेंट को पहले हमें लिखना होगा। लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम यहाँ से कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन नहीं बता रहा था। लिखेंगे यहाँ पे जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 निश्चित रूप से रहें, मतलब ये दोनों रहना ही चाहिए, निश्चित रूप से हो, कॉमा दे के लिखेंगे, वह संख्या 0 पर, 0 को इसमें लिख सकते हैं हम 0, ठीक है, 0 पर समाप्त होता है, पर समाप्त होता है। ठीक है, अब इसी को हम दिखा देंगे। हमें किसको दिखाना है? 6 के पावर n को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 6 का फैक्टर कर लीजिए। जब 6 का फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 3, 2 × 3 का पावर n। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके फैक्टर में जब हमने इस 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इसके फैक्टर में ये 2 तो आ रहा है, लेकिन ये जो 5 हम लोगों ने बोला ये 5 नहीं आ रहा है। अतः इसका जो होगा यह संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, खंडों कहते हैं, गुणनखंडों में 2 और 3 है, 2 और 3 है, जबकि 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है,
अतः अब यहीं से लिख देंगे हम। अतः जो स्टेटमेंट कर रहा है बुक का, क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि संख्या 6 के पावर n अंक पर लिखेंगे। अतः 6 के पावर n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर, किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होगी। यही चीज़ तो हमें करना था, इसी चीज़ को हमने कर दिया। सेम इसी प्रकार आप अपने एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना के आ जाएंगे, तो एक भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये चीज़ तो हमने समझ लिया। एग्जाम्पल जो है उदाहरण नंबर 5 भी बुक का ऐसे ही दिया है। ये जो यहाँ पे 6 के पावर n दिया है, वहाँ पे दे दिया है 4 के पावर n। तो 4 के पावर n को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 के पावर n। तो सेम स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम रहेगा। 4 के पावर n यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 हैं, जबकि 5 नहीं है। अतः 4 के पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज़ को, ये वाला चीज़ जो है मैंने समझाने के लिए बताया था, उधर वाला राइट डायरेक्शन में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है, ये समझने के लिए बताया था। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है और सिंपल है, देखिएगा, समझना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फॉर्मेट है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यह संख्या जो है भाज्य संख्या है। ये दे दिए भाज्य संख्या है, बट क्यों है इस चीज़ को हमें साबित करके बताना है। ठीक है, साबित नहीं करना है, क्या करना है, आई थिंक व्याख्या करना है, डिफाइन करना है कि क्यों है यह भाज्य संख्या। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में उठता है कि भाई ये भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या, तो याद करिए आप लोग, मैं भाज्य संख्या पढ़ाया था और भाज्य संख्या पढ़ाया था। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे कुछ संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसमें वो संख्या स्वयं आता है और 1 आता है। तो जिन संख्याओं के फैक्टर या तो स्वयं या 1 के अलावा कोई और भी संख्या आ जाए, तो वह संख्या जो होता है भाज्य संख्या होता है। या ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के 2 अलग अलग गुणनफल मिल जाए, उसको भी क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम आप क्या करिएगा कि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। दोनों में देखें तो 13 हमें कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 13 जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 11, 7 गुने 11 प्लस है तो प्लस, और 13 हट गया तो इसके बदले में 1 आ जाएगा। पुनः आप इस चीज़ को गुणा करिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। 13 है तो 13, 11 सत्ते 77 और प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 13 गुणे 77 कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पे देखिए, अभी हमने बताया था कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 गुणनफल के रूप में होता है। और देखिए तो ये 2 गुणनफल के रूप में आ गया। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखेंगे, चूँकि यह संख्या 2 संख्याओं के, चूँकि यह संख्या 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। अतः अभी क्वेश्चन उतार दीजिए, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। हो गया, यही तो करना था हमें। ये पहला हमने बनाया। इसी का ये दूसरा वाला भी हम इसी प्रकार बना लेंगे। देखिए कैसे, कुछ नहीं करेंगे हम, दोनों में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, दोनों में 5 कॉमन है। 5 जब कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहने दिए, 7 छक्के 42 गुने, यहाँ पे देखिए तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौका
24, 42 में 24 से गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए गुणा करिए, 24 में 42 से गुणा करना है तो 42 हो गया, 24 हो गया। गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 8, 8 6 4 10 का 0 हाथ में लगा 1, 8 1 9 1 10, 1008 अजोड़ 1। इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 गुणे 1009। यहाँ पे भी हमने देखा कि यह भाज्य संख्या कब होगा, तो इन दोनों को देखिए गुणनफल के रूप में लिख दिया, तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह मतलब ये संख्या जो है, यह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, अतः इतना गुणे उतना जोड़ इतना भाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एलसीएम, जैसे एचसीएफ के अनुप्रयोग पे एक क्वेश्चन दिया था, सेम उसी प्रकार एलसीएम के भी अनुप्रयोग पे एक क्वेश्चन दिया हमारे बुक में, तो उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, ठीक। तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, और यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक मान लीजिए कि खेल का मैदान है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और यह मैदान कैसा है, वृत्ताकार है, मतलब सर्कुलर है, ठीक है, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कोई लड़की है, तो मान लेते हैं ये जो सोनिया है, ये दिया है कि एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। फिर कह रहे हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, लेकिन रवि एक लड़का है जो कि सेम मैदान को एक चक्कर लगा रहा है कितने मिनट में, 12 मिनट में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है एकदम, समझिएगा। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे। अब समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया रवि ने भी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसी स्थान पे चलना शुरू की सोनिया ने भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे ये सब क्या करेंगे, चलेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, और एक ही टाइम पे मान लीजिए ये 10 बजे चलना शुरू किया, तो ये भी 10 बजे ही चलना शुरू करेगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हमारे कि दोनों एक ही समय पे एक ही दिशा में एक ही तरफ, मतलब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो कितने समय के बाद, मान लीजिए, समझना का ध्यान से, इन दोनों में अगर कहा जाए कि स्पीड किसका ज़्यादा है, तो रवि का ज़्यादा है, क्योंकि रवि कम समय ले रहा है। तो रवि मान लीजिए पहले मिनट में, पहले 10 से 1 मिनट में यहाँ पे आएगा, तो रवि सुनिए यहाँ पे आएगी। या फिर घंटा में इसी चीज़ को हम लें तो मान लेते हैं कि रवि घूम करके यहाँ पे आ गया, तो सोनिया अभी घूम करके यहीं तक आएगी, क्योंकि सोनिया ज़्यादा समय ले रही है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसे कर करके ये तो समय मैनेज करेगी ही। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक समय पे, एक निश्चित समय पे ये दोनों पुनः यहीं पे मिल जाएंगे ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि कितने समय के बाद वो मिलेंगे, इसी चीज़ को। अब इसको करने का 2 तरीका है। पहला चीज़ कि आप तो इसको रट लीजिए कि हाँ ये एलसीएम का क्वेश्चन है तो एलसीएम पे बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना हमें सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लिखने के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जरूर आप लिख लेंगे। दिया है सोनिया एक चक्कर लगाने में, सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है बाबू, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट, तथा रवि 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, हमें मान लेना है कि x चक्कर के बाद, ठीक है, मान लीजिए सोनिया ने जो है x चक्कर लगाया, रवि ने y चक्कर लगाया, उसके बाद दोनों जाकर के आपस में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। समय तो वो एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही समय पे मिलेंगे तभी तो वो कहेंगे ना कि वो मिले हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, माना रवि x चक्कर लगाने के बाद, x चक्कर तथा, इसी में लिख लेते हैं दोनों, तथा सोनिया
y चक्कर लगाने के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, समय वो सेम होगा, परंतु ये जो होंगे x चक्कर, मान लीजिए सोनिया लगाई, x चक्कर रवि लगाया, तो सोनिया कितना चक्कर लगाएगी, y चक्कर, और वो सेम समय पे मिलेंगे। अगर यहाँ से हम समय निकालने की चाहें तो सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है, तो लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर में 18 मिनट, तो x चक्कर, देखिए रवि कितना चक्कर लगा रहा है, x चक्कर, तो लिखेंगे रवि x चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को लिख देंगे तो और बेटर होगा, रवि को x चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, एक चक्कर रवि 12 मिनट में लगाता है, तो 2 चक्कर लगाएगा 24 मिनट में, 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, इसका मतलब जितना चक्कर होगा उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना चक्कर लगा रहा है, x चक्कर, तो यहाँ पे भी हम गुणा कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, इतना समय लिया। उसके बाद पुनः तथा लिखते हैं, तथा अब सेम चीज सोनिया के लिखेंगे, सोनिया कितना चक्कर लगा रही है, सोनिया को y चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, दो चक्कर 36 मिनट में, 3 चक्कर 54 मिनट में। ठीक है, इसी प्रकार y चक्कर लगाएगी तो कितना समय लेगी, 18y। समझ में आ गया कि नहीं आया। देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ से अलग है, सबसे पहला चीज़ कि रवि जो है, सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, इतना चीज़ क्वेश्चन में दिया था। फिर हमने मान लीजिए कि रवि x चक्कर लगाता है और सोनिया y चक्कर लगाती है, उसके बाद दोनों जो है अपने प्रारंभिक स्थान पे, मतलब यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहीं पे मिले थे। तो जब ये यहाँ पे मिलेंगे तो समय तो वो सेम ही होगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क ये आएगा कि सोनिया जो है कम चक्कर लगाएगी और रवि जो है ज़्यादा चक्कर लगाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया की स्पीड कम है कंपेरिजन टू द रवि की तुलना में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे समय सेम हो गया, तो अर्थात समय सेम हो गया मतलब ये दोनों चीज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह 12x आ जाएगा बराबर किसके, 18y के। और चूंकि ये समय है तो समय तो कोई संख्या ही होगा कि नहीं होगा, यह संख्या ही होगा ना। तो वही जो संख्या, मतलब अगर यहाँ पे कहा जाए कि ये जो संख्या है वह 12 का भी मल्टीपल होगा, 18 का भी मल्टीपल होगा, दैट मीन्स 12 का भी गुणज होगा और 18 का भी गुणज होगा। तो इस कंडीशन में इस वही संख्या, मतलब जो मल्टीपल, जो कम से कम, लिस्ट, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म में बताया था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब कम से कम वह संख्या जो 12 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो, वही संख्या जो होगा वो समय होगा जिस समय पे ये दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। डन। तो यहाँ पे हमें क्या निकाल देना है, इन दोनों का एलसीएम, और हमें पता है कि 12 और 18 का एलसीएम हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 12, फिर यहाँ पे निकालेंगे 18 का। ठीक है, लिखेंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो 2 का पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और 18 बराबर लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 2। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने बताया था कि एलसीएम में अधिकतम घात को लेते हैं, मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का पावर 2, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का पावर 2। तो यहाँ से ले लेंगे हम 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2। ठीक है, मैक्सिमम पावर को हमने ले लिया, 2 का पावर 2। यहाँ पे 2 का पावर 1 था, यहाँ पे 2 का पावर 2 था, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2 का पावर 2। यहाँ पे 3 का पावर 1 था, 3 का पावर 2 था, तो मैक्सिमम क्या है, 3 का पावर 2। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करें, 2 का पावर 2 होता है 4 और 3 का पावर 2 होता है 9, 4 9 36, और यही हो जाएगा मिनट। लिखेंगे अतः
36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चक्कर पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने समय चलना, वे दोनों एक ही स्थान से चलना कितने समय बाद, तो समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है, समझाने के लिए बताया था। पूरा सॉल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में मतलब यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो। बाकी कल का जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 अभाज्य अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। लेकिन हाउ, ये कैसे है, इसको प्रूफ करना। और एग्जाम में जनरली हार्डली 2 से 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी 5-5 नंबर में पूछ देते हैं। तो 5 नंबर में इसी में थोड़ा सा ऐड कर देगा, √2 आप +5 कह देगा, आप कहेगा ये बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।